फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होकर पढ़ाई भी अपनी कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने पहले एक हिंदी की वीडियो अपलोड करी थी, उसमें हमने हिंदी के बारे में सामान्य जानकारी दी थी जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है, आज हम हिंदी में बात करेंगे किस पे? स्वर। स्वर क्या होते हैं, कितने होते हैं, ठीक है, किसे कहते हैं। उसके बाद व्यंजन, स्वर किसे कहते हैं, कितने होते हैं। उसके बाद में व्यंजन, व्यंजन का वर्गीकरण, ठीक है। उसके बाद में अघोष क्या होता है, सघोष क्या होते हैं, अल्पप्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं, और व्यंजनों का वर्गीकरण जैसे कि उसके उच्चारण के आधार पर, और नहीं होता कंठ होता है, तालव्य होता है, मूर्धा, दंती, ऐसे करके स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। इस तरीके से व्यंजनों का वर्गीकरण पूरा बताएंगे। तो आज हम कुछ टॉपिक पे, अच्छे अच्छे टॉपिक पे जिससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, उस पर बात करेंगे। आप लोग देखते रहिए। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? तो समझ लीजिए, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई जिसको तोड़ा ना जा सके, जो टूटे हैं, ठीक है, मतलब जिसको तोड़ा ना जा सके, जिसको तोड़ा ना जा सके, उसे क्या कहते हैं? वर्ण। ठीक है, ऐसे वर्ण, ऐसे लघुत्तम ध्वनि कह लीजिए, जो लघुत्तम ध्वनि होती है उसे ही वर्ण कहते हैं। तो लघुत्तम ध्वनि में क्या क्या आ जाएगा? जैसे अ, ई, उ, ठीक है। क्या ये बताइए, क्या इनको हम तोड़ सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सबसे छोटी ध्वनि है। अगर हम इसकी बात कर लें आ, तो इसको हम तोड़ सकते हैं। कैसे? देखिए, अ, ठीक, प्लस आ की मात्रा, ये हुआ आ, ठीक है। तो ये है हमारा अ, तो इसको हम नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन इसको हम तोड़ सकते हैं। तो इसलिए ये हमारा जो है वर्ण नहीं, वर्ण के अंतर्गत कह लीजिए नहीं अभी आएगा। वर्ण के अंतर्गत हमारा ये लघुत्तम ध्वनि आ जाएंगे। ठीक, जो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसे तोड़ा ना जा सके, उसे ही क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण वाला क्या होता है? वर्णों का व्यवस्थित समूह, ठीक है। वर्णों का व्यवस्थित समूह ही क्या कहलाता है? वर्णमाला। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। मतलब अगर आपसे बोल दीजिए क, र, श, ट, ये वर्णमाला है, तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये व्यवस्थित समूह नहीं है। अगर आपको व्यवस्थित समूह लेना है तो आपको लिखना पड़ेगा कैसे? जैसे क से कबूतर, फिर खा से खरगोश, ग, घा, ये जो लाइन चलती है, ठीक है, ये हमारी कैसी है? सीरियल वाइज है, ठीक है, सीरीज से एकदम है। तो ये हमारा व्यवस्थित समूह है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद में कुल स्वर। अगर पूछा जाए, देखिए स्वरों पे भी थोड़ा सा अलग क्वेश्चन बन जाता है। अगर पूछा जाए कुल स्वर कितने होते हैं, तो कुल स्वर होते हैं 13। इसमें क्या किया जाता है? इसमें 11 स्वर ही होते। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। इसमें क्या करते हैं कि 11 स्वर में कौन कौन सा ऐड है? एक तो री वाला अपना ऐड है, बाकी सारे ऐड है, ठीक है, आ से लेके औ तक, ये हमारे 11 हो जाएंगे। इसमें री को ऐड किया जाएगा। इसमें क्या है? इसमें री भी ऐड है, प्लस 2 अयोगवाह जो है वो भी ऐड है। 2 अयोगवाह, 2 अयोगवाह कौन कौन से हैं? अंग और आह, ये 2 अयोगवाह हैं, ठीक है, अंग, आह, ये 2 अयोगवाह, ये दोनों ऐड है, प्लस री ऐड है। टोटल मिलाकर कितने हो गए? 13 हो गए कुल स्वर। अगर पूछा जाए स्वर कितने हैं, तो स्वर आपके 11 हैं, जिसमें री भी ऐड है। अगर आपका पूछा जाए, ठीक, अगर पूछ लिया है कि मूल स्वर कितने होते हैं, कभी कभी मूल स्वर के बारे में पूछ लेते हैं कि मूल स्वर बताइए कितने हैं, तो मूल स्वर या फिर उच्चारण के आधार पर स्वर, ठीक है, तो ये हम आपके हो जाएंगे 10। इसमें क्या होता है? इसमें री को ऐड नहीं करते, जैसे आ, ई, उ, रे नहीं होगा, ए, आई, ओ, और छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ठीक है, ऋषि ऋषि नहीं होगा, ऐसे एड़ी ऐसे है ना, कुसे उखली ओसे होगा, ऐसे मिलाकर पूरे 10 हो जाएंगे। री नहीं ऐड होगा, अंग आ नहीं ऐड होगा। आई होप आप लोगों को इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद में हम आगे बताते हैं। उच्चारण के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। उच्चारण के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। देखिए, पहला होता है स्वर, फिर एक होता है व्यंजन,
थोड़ा सा समझ लीजिए, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है। स्वर वो शब्द होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र। स्वर ऐसे शब्द होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, अर्थात स्वर को बोलने के लिए किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ठीक है, स्वर होते हैं स्वतंत्र। उसके बाद में बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन को अगर हमें बोलना है तो व्यंजन को बोलने के लिए हमें अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। देखिए स्वर क्या है, जैसे अ, ई, उ। अब बताइए क्या इनको बोलने के लिए हमें किसी की सहायता लेनी पड़ी? नहीं लेनी पड़ी, ये स्वतंत्र है, ठीक है, तो इनको बोलते हैं स्वर। उसके बाद में व्यंजन को अगर हमें बोलना है क, ग, श, कुछ भी बोलना है तो हम क्या करेंगे, इनको बोलने के लिए स्वर की सहायता लेंगे। जैसे क, तो क प्लस अ, ये इसमें अगर ऐसा करके ये डैश बना देते हैं, हलंत लगा देते हैं, तो ये आधा हो जाता है, ठीक है, आधा का। जैसे ऐसा करके लोग लिखते हैं, जैसे लिखना है क्वा, तो क्वा हो गया। लेकिन अगर आप का बनाकर ऐसे करके और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, तो भी क्वा है। तो ये आपका आधा हो गया, इसमें से निकला आ, क्योंकि आ था स्वर। तो व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, जबकि स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इनको बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है। ये स्वतंत्र होते हैं और ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, स्वतंत्र नहीं, ऐसे याद रखिए बस, ठीक। उसके बाद में देखते हैं स्वर क्या होता है। स्वर के भी अलग अलग टाइप से उसको अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है, ठीक है, उच्चारण के आधार पर और बोलने के आधार पे, मतलब वही है जीभ के आधार पे। तो इस तरीके से स्वर को अलग अलग डिवाइड किया गया है, उसको भी देख सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्वर 3 प्रकार के होते हैं उच्चारण के आधार पर। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, किसके आधार पर, उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर, ठीक है, कौन कौन से होते हैं। एक होता है ह्रस्व, ह्रस्व स्वर। एक होता है ह्रस्व दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। एक होता है प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। देखिए पहले इनको ऐसा समझ लीजिए, 3 प्रकार के स्वर होते हैं आपके उच्चारण के आधार पर, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। इसमें इंक की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, तब तक हम इसको सही भी करवा लेते हैं और तब तक आपको हम समझा भी देते हैं। हर्ष स्वर क्या होता है कि जब हर्ष स्वर होता है तो उसको जब हम बोलते हैं तो उसको बोलने के लिए बहुत कम समय का टाइम लगता है, मतलब ऐसी ऐसी धुन जिसको हम बहुत कम से कम समय में बोल दें उसको बोलते हैं हर्ष स्वर। फिर क्या होता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर को बोलने में उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। कहने का मतलब है कि अगर आप हर्ष स्वर को बोल रहे हैं तो उसको बोलने में अगर 1 सेकंड लगा तो दीर्घ स्वर को बोलने में आपको 2 सेकंड लग सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका आ जाता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में क्या होता है कि हर्ष स्वर में 1 सेकंड का लगा बोलने में, ठीक है, दीर्घ स्वर को बोलने में 2 सेकंड लगे, तो प्लुत स्वर को बोलने में 2 से अधिक सेकंड का समय लगेगा, मतलब 3 सेकंड 4 सेकंड, इससे भी ज़्यादा। देखिए अगर हमने कहा अ, क, श, केवल ऐसे बोला तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका हर्ष स्वर, मतलब अ का नहीं, सॉरी, क्योंकि ये व्यंजन में चला गया है, ऐसे समझिए अ, ई, उ। अगर हमने ये बोला तो ये चला जाएगा आपका हर्ष स्वर में। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ये सब जाएगा आपका दीर्घ स्वर में, ठीक है। और अगर कह लीजिए प्लुत स्वर में, तो प्लुत स्वर में क्या जाएगा, जैसे राम, जैसे सब कुछ चिल्लाते हैं राम, आ जो निकला खूब लंबा सा, जो ऐसे करके निकलता है, अरे ऐसे देखिए, जब राम बोलेंगे तो राम, ठीक, या फिर ओम, ओम बोलेंगे इस तरीके से। हर्ष स्वर आ, ई, उ, ये सब हर्ष स्वर में आ जाएंगे, ठीक है। इन्हीं को ही मूल स्वर कहते हैं, इन्हीं को हर्ष स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर में आपका आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये सब आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हर्ष स्वर आपके एक मात्रिक होते हैं, कभी कभी पूछ जाता है कि एक मात्रिक स्वर होते हैं, ये होता है एक मात्रिक, याद करने के लिए रख लीजिए, एक मात्रिक। दीर्घ स्वर होते हैं द्विमात्रिक, ठीक, और ये क्या होते हैं त्रिमात्रिक, या फिर इससे ज्यादा का समय ले सकते हैं। अब थोड़ा सा व्यंजन का नहीं, अभी स्वर का और चलेगा, थोड़ा सा अभी स्वर के बारे में और देखते हैं। जिह्वा के आधार पर देखिए, अब आपको पहले अभी हमने उच्चारण के आधार पर आपको बताया कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब उसी प्रकार
स्वर के प्रकार जिह्वा के आधार पर, तो जिह्वा के आधार पे भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अग्र, पश्च और मध्य। ठीक है, अग्र, पश्च, मध्य। अगर पूछ लिया जाए उच्चारण के आधार पर तो 3 प्रकार के, हर्ष, दीर्घ, प्लुत। अगर पूछा जाए कि जिह्वा के आधार पर, तो जिह्वा के आधार पर कौन कौन से होंगे? अग्र, पश्च, मध्य। देखिए आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि मध्य स्वर अक्सर पेपर में बहुत पूछा जाता है, या पश्च या अग्र, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे याद करिए। देखिए अगर कुल मिला के स्वर आपके पास 11 या 13 ही है, उन्हीं में से आपको लिखना है। तो देखिए सबसे पहले देख लीजिए मध्य स्वर। ठीक, तो मध्य स्वर को अगर देखा जाए तो एक आपका स्वर होता है छोटा, केवल एक छोटा क्या हो गया? मध्य स्वर। मध्य स्वर की कहानी फिनिश हो गई। अब बचे आपके अग्र स्वर, पश्च स्वर। अब इसमें से अगर आप एक याद कर लेते हैं, ठीक है, कोई एक याद कर लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा कि दूसरा अपने आप से याद हो जाएगा। अगर आप अग्र याद कर लेते हैं, ठीक है, मान लिया कि आपने अग्र याद कर लिया, ठीक, तो पश्च आपको अपने आप से याद हो जाएगा। ओके, अग्र याद कर लीजिए। ए, ई, ए। 4 स्वर आपके अग्र स्वर हो गए। अब आप देखिए कि अग्र स्वर आपके 4 हो गए, ई, ए। तो अगर आप ए याद कर लो, ए, तो बस ऐसे याद रखिए, ए डबल डबल है ना, ई भी डबल है क्योंकि ई, ए 2 बार है ना। तो अगर आप केवल इतना याद कर लो अग्र में ए, ठीक, तो आपको चारों याद हो जाएंगे, ई, ए। ये हो गए अग्र स्वर। अब क्या है, आ तो पहले से हो गया था, बचता क्या? देखो आ के बाद बड़ा, छोटी बड़ी हो गया तो छोटा हो बड़ा हो। ठीक, री ऐड नहीं करेंगे, ए हो चुका है तो ओ और औ। उसके बाद औ, ये वाला जैसे कॉलेज, नॉलेज, इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इतने आपके जिह्वा के आधार पे हो गए। अगर आप याद कर लीजिए ए से 4 उसमें हो गए, ई, ए और ए। उसके बाद पश्च स्वर नहीं, मध्य याद कर लीजिए, एक होता है केवल। उसके बाद में पश्च वाला अपने आप से याद हो जाएगा। अगर आपने 4 उसमें के निकाल दिए, एक मध्य वाला निकाल दिया, तो पश्च वाले बच्चे हैं, और पश्च वाले जो बच्चे हैं वो सीधे आपसे ऐसे देख लेंगे। अब देखिए अग्र वाला जो अग्र भाग होता है, इससे हम किसी भी चीज का पता लगा सकते हैं कि कोई चीज कैसी है। तो टंग के जो अग्र भाग होता है, इससे पता चलता है कि वो चीज कैसी है, मीठी है। ठीक है, अगर पश्च भाग की बात करें तो पश्च भाग से पता चलता है कि कोई चीज कड़वी है, कैसी है। ठीक, पश्च भाग की बात कर रहे हैं। और अगर मध्य भाग की बात करें तो पश्च भाग, मध्य भाग से खट्टा पता चलता है, मध्य भाग। ठीक, एक क्वेश्चन आपको ज्यादा एक्स्ट्रा से बता दिया कि अगर मीठा तो आगे से, पीछे सबसे पीछे तो कड़वा भाग पता चलता है, और मध्य का भाग से खट्टा पता चलता है। थोड़ा सा और देखते हैं, बनावट के आधार पर देख लेते हैं। आधार पर, बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर केवल स्वर होते हैं 2 प्रकार के। ठीक, तो इसमें क्या होता है, एक होता है सजाती और एक होता है विजाती। सजाती और एक होता है विजाती। देखिए इसमें क्या होता है, सजाती में क्या होता है, समान ध्वनि होती है, समान ध्वनि, और विजाती में क्या होता है, असमान ध्वनि होती है। असमान ध्वनि। देखिए समान ध्वनि का मतलब है, समान ध्वनि का मतलब है कि जैसे अ प्लस अ, ये मिलकर क्या बन गया, आ। ठीक है, ई प्लस ई मिलकर क्या बना, ई, बड़ी। तो ये हो गया समान ध्वनि, मतलब सजाती। ठीक है, पेपर में पूछ लिया जाता है कि सजातीय स्वर किसे कहते हैं, तो समान ध्वनि वाले स्वरों को सजातीय स्वर कहते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि विजातीय स्वर किसे कहते हैं, तो देखिए आ प्लस ई मिलकर क्या बना, ए। ये हो गया आपका विजाती है स्वर ही, लेकिन जब समान मिले, मतलब आ मिले तो आ बना, तो वो सजाती हो गया। लेकिन जब असमान मिल गया, जैसे आ के साथ ई मिल गया, बन गया ए, तो ये क्या हो गया, विजाती हो गया। तो 2 प्रकार के स्वर किसके आधार पे होते हैं, बनावट के आधार पे होते हैं। देखिए उच्चारण के आधार पर 3, हर्ष, दीर्घ, प्लुत। उसके बाद जिह्वा के आधार पर 3, अग्र, पश्च, मध्य। उसमें हमने आपको अग्र बताया कैसे, नहीं ए ही याद कर लो, चारों वो याद हो जाएंगे। मध्य वाला अ होता है, उसके बाद जितने बच्चे स्पष्ट में ठोक दो। उसके बाद में सजाती स्वर बनावट के आधार पे आ जाइए, 2 प्रकार के, सजाती विजाती। सजाती समान ध्वनि वाले, विजाती असमान ध्वनि वाले। एक बस इसका पैटर्न और है क्या, वो भी देख लीजिए। मुख द्वार के आधार पर, तो विवृत स्वर,
देखिए स्वर क्या, 4 प्रकार के स्वर मुख द्वार के आधार पर होते हैं, मतलब मुख से द्वारा बोले हुए स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जो मुख की बनावट होती है, ठीक है, इसके आधार पर दिया गया है कि कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। देखिए एक तो होता है विवृत, विवृत का मतलब ओपन, ठीक है, ओपन मतलब पूरा मुंह खुल जाना। 4 प्रकार के होते हैं, एक हो गया विवृत ओपन, एक हो गया अर्ध विवृत। जब विवृत का मतलब ओपन है तो अर्ध विवृत का मतलब हाफ ओपन, मतलब पूरा नाक ओपन हो, हल्का सा ओपन हो, ठीक। उसके बाद होता है समृद्ध, समृद्ध का मतलब क्लोज, ठीक है, मतलब मुंह बंद करके, मतलब ज्यादा ना खुला हो, हल्का सा खुला हो, उससे बोलना। और अर्ध समृद्ध का मतलब होता है कि मतलब थोड़ा सा ज्यादा कम बंद हो, ठीक है। तो देखते हैं विवृत क्या है, ओपन, ओपन में सबसे पहले एक ही स्वर आपका आता है आ। जब आप आ बोलते हैं तो एकदम से आ चिल्ला पड़ते हैं, एकदम पूरा मुंह फैला के आ, ठीक। तो क्या, केवल एक। फिर उसके बाद अर्ध विवृत क्या चाहिए, आ, छोटा वाला आ, ए, ओ, अ, मतलब बोल के देखिए, हाफ खोलेगा ना, ए, ओ, ऐसा करके बोलेंगे तो इस पे 4, ठीक। इसके आधार पे 4। समृद्ध मतलब क्लोज, बंद करके, जब बंद करके बोलेंगे तो मुंह की आकृति देखनी होती है, ई बंद है मुंह, ई फिर भी बंद है, ठीक। तो ई उ ऊ ऊ, तो 4 हो गए, ठीक। तो ई ऊ, या फिर ऐसे याद कर लिए उई अगर आप उई से याद कर लेंगे उई, तो समृद्ध याद हो जाएगा उई ऊ ई, ठीक है। उसके बाद बचा अर्ध समृद्ध मतलब हाफ क्लोज, तो उसमें क्या होता है ए और ओ, बस 2 ही ऐसे होते हैं जो अर्ध समृद्ध में आते हैं। तो आपके ये कंप्लीट हुआ। देखिए सबसे पहले आता है वर्ण, वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। उसके बाद अक्षर आता है, पूरा अक्षर बन जाता है। उसके बाद शब्द आता है, जब अक्षर को ऐड करते हैं तो शब्द बनता है, शब्द को ही पद बोलते हैं। फिर पदों को जब ऐड करते हैं तो पदबंध बन जाता है, और पदबंध को जब ऐड करते चले जाएंगे तो वाक्य बनेगा, और जब पूरी बात अपनी हम बता देंगे तो बनेगा वाक्य। देखिए इसमें समझ लीजिए, हमने लिखा है राम और श्याम भाई है, तो राम जो आपका हो गया, ये पूरा क्या हो गया, एक हो गया। देखिए रा हो गया आपका अक्षर हो गया रा, ये आपका अक्षर हो गया। राम आपका पूरा क्या हो गया, एक ये शब्द हो गया, पद हो गया। अगर देखें ये क्या हो गया, ये हो गया पद, क्योंकि शब्द हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है राम और श्याम, अगर इतना देख लें तो ये क्या हो जाएगा, पदबंध हो जाएगा। अगर कहते हैं राम और श्याम भाई, क्योंकि कंप्लीट बात तो हमने बताई नहीं, राम और श्याम भाई क्या, तो ये उपवाक्य हो जाएगा। अगर हम बोलते हैं राम और श्याम भाई हैं, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा। इसमें हमने आपको बता दिया कि वाक्य, पदबंध, पद, वाक्य, शब्द क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों के बारे में समझते हैं। देखिए अगर व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन क्या होता है, व्यंजन वे शब्द होते हैं जिनको बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। मतलब अगर हमें व्यंजनों को बोलना है तो हम बिना स्वर के उन्हें नहीं बोल सकते हैं। व्यंजन क्या होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं। देखिए व्यंजनों की कुल संख्या अगर देखा जाए तो होती है 33, ठीक है। अगर पूछा जाए कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। फिर पूछता है कि अगर पूछ लिया जाए कि उच्छिष्ट और अगर द्विगुण को मिला लें, तो देखिए उच्छिष्ट और द्विगुण ये क्या होते हैं, ढ और ड़, ठीक, ढ और ढ़ होते हैं। इन दोनों को अब नहीं रखा गया है, हमारे वर्णमाला में हटा दिया गया है, लेकिन तभी भी इनका अभी भी प्रयोग मतलब चलता रहता है कहीं ना कहीं पे, क्योंकि कुछ जैसे पेड़ लिखना है थोड़ा चलता है, ठीक है। इस तरीके से मतलब रहता है प्रयोग इनका। तो उच्छिष्ट और द्विगुण जो व्यंजन है, अगर इनको जोड़ लेंगे तो कुल स्वर कितने हो जाएंगे, फिर हमारे स्वर हो जाएंगे 35, ठीक। अगर अगर पूछा जाए स्वर और व्यंजन को मिला के सब कुल वर्ण कितने हैं, तो कुल वर्ण है 52, ठीक है। अगर पूछा जाए उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है, तो उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या है 49। आया समझ में, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये पेपर में हमेशा पूछी ही जाती हैं कि कुल वर्ण कितने हैं, 52, उच्चारण के आधार पर 49 आपके हैं, ठीक। और अगर द्विगुण व्यंजनों को जोड़ लेते हैं तो 35 स्वर है, व्यंजन 35 है। और अगर ऐसे पूछी जाए व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है, ठीक। आगे देखते हैं, अब थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं स्वर व्यंजन के बारे में। सॉरी, देखिए एक चार्ट हम बना लेते हैं, एक चार्ट पूरा सा बना लेते हैं, और चार्ट में ही हम आपको सब कुछ समझा देते हैं। और कोशिश करिएगा कि इस चार्ट को आप अपने आप से बना लीजिए, बना लेंगे तो अच्छा रहेगा, हमेशा याद रहेगा, ठीक। हम एक चार्ट बना रहे हैं आप लोगों के लिए। ये चार्ट का अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो बस स्क्रीनशॉट आप इसको ले लीजिए, बस इसी को देख लीजिए। इसमें अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, ठीक है, सबके बारे में बता देंगे। तो अगर आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपके लिए पर्याप्त रहेगा।
ये आपको दिख रहा है, श ऊपर कर दिया हमने हा। अब आप ऐसे ना पढ़ लेना, अरे मैडम ने हा ऊपर कर दिया, फिर श किया, यहाँ पे क्रॉस बनाया, यहाँ पे क्रॉस बनाया। इस चैट के द्वारा आप कायदे से सब कुछ समझ सकेंगे। देखिए होता यह है कि वर्ग हमारे कितने हैं, 5 वर्ग है, ठीक है। कितने वर्ग है टोटल हमारे वर्ग में 5। देखिए वर्ग कितने हैं, टोटल वर्ग हमारे पास 5 होते हैं, ठीक है। टोटल वर्ग हमारे पास 5 है और पांचों में 5-5 वर्ण हैं। तो जब टोटल वर्ग हमारे पास 5 है और पांचों में 5-5-5 वर्ण हैं, ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 25 वर्ण हो जाएंगे। ये जो 25 वर्ण हैं ये हमारे कौन से बोले जाते हैं, स्पर्श व्यंजन बोले जाते हैं। 25 वर्ण जो हमारे हैं ये क्या बोले जाते हैं, स्पर्श व्यंजन बोले जाते हैं। अभी हम आपको लिखवा देंगे। 25 वर्ण क्या है, ये स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन या इसी को बोलते हैं उदित व्यंजन, ठीक है। उदित वर्ण, अगर पूछ लिया उदित वर्ण या स्पर्श व्यंजन कितने, टोटल 25। आप समझते हैं वर्ग कितने होते हैं, 5। का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। पहले अक्षर से स्टार्ट होता है, उसमें 5 वर्ण होते हैं। देखिए जैसे क ख ग घ अंग। अगर देखा जाए क तो क से कंठ, जब हम क ख ग घ बोलते हैं तो कंठ का हमारे प्रयोग होता है, अंदर से क ख अंदर से आवाज आती है, ठीक है। तो क वर्ग में टोटल आपका जो क वर्ग है इसमें टोटल 5 वर्ण आएंगे, क ख ग घ अंगा। और कंठ, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ। ऐसे याद कर लीजिए, पहला वर्ड का है तो कंठ से हमारा पहला कंप्लीट हो गया। जैसे क वर्ग में क्या होता है, क ख ग घ अंगा, 5 वर्ड आपके हो गए क वर्ग में। और इसका उच्चारण स्थान का से स्टार्ट हुआ तो कंठ याद कर लीजिए। आगे देखते हैं च वर्ग। देखिए च वर्ग अगला वर्ग है च वर्ग। च वर्ग में च छ ज झ इया 5 वर्ण आएंगे, ठीक। इसका उच्चारण ताल होगा। देखिए जब हम च छ ज झ इया ऐसे बोलेंगे तो आप देखिए ये जो आपकी टंग होती है ये ऊपर ताल को टच करती है। जब भी आप बोलने के प्रयास करेंगे तो अपने आप देख लीजिए च छ, क्या बिना ताल ऊपर ताल को टच किए हुए टंग से आप बोल पा रहे, नहीं बोल पा रहे। तो इसको तो बोल के आप जान जाएंगे इसका उच्चारण स्थान क्या है। आपकी टंग जो है आपके ताल को टच करेगी, जैसे च छ ज झ इया, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ताल हो जाएगा। फिर टा वर्ग। टा वर्ग आपका मूर्धा में आता है, टा ठा डा ढा रा, ये मूर्धा में आता है, ठीक। दंत देखिए ता ठा दा धा ना, इसको प्रयोग करने के लिए दांतों का प्रयोग किया जाता है, दांत प्रयोग में आते हैं, ठीक है। तो इसको लिए दंत बोलते हैं। हाँ अगर आपको याद करना है ट्रिक से, देखिए ताल का तो हमने बता दिया कि ताल को टच करते हैं, च छा वाले वो हो गया, कंठ से का वाला पूरा तैयार हो गया। मूर्धा आप याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में दंत, देखिए इसमें ता आया, ये भी ता आया, तो दंत जैसे ता था दा धा ना 5 वर्ड हो गए और ये आपके दंत में आ जाएंगे, ठीक। उसके बाद पवर्ग आपका आता है ओष्ठ में। देखिए पवर्ग मतलब प फ ब भ म, तो ये आपके जो 5 वर्ण है ये किस में आ जाएंगे, ओष्ठ में, क्योंकि इनको बोलने के लिए हमारा ओष्ठ का प्रयोग ज्यादा होता है। जैसे पा फा बा भा मा, देखिए हमारे होंठ का ही काम है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये वर्ग कितने हैं, 5, ठीक है। का वर्ग कंठ, च वर्ग तालु, ट वर्ग मूर्धा, त वर्ग दंत, ओष्ठ में प वर्ग पूरा आ जाएगा, ठीक। उसके बाद देख लेते हैं क्या है, ये आपके जो 5 इधर दिए गए हैं अंगा इया रा ना मा, इनको ही बोलते हैं नासिक्य। इनको क्या बोलते हैं, ये होते हैं हमारे नासिक्य व्यंजन। अगर पूछ लिया जाए नासिक के व्यंजन कितने होते हैं, तो नासिक के व्यंजन होते हैं 5। कौन कौन से होते हैं, अंगा इया अड़ा ना और मा, ठीक। अच्छा एक चीज और, अघोष अघोष हमने आपसे कहा था बताएंगे, तो देखिए पहला दूसरा हमेशा अघोष होता है। जैसे का पूछ लेते हैं ना, एक अक्षर दे देते हो, मतलब एक सीरीज बना के दे देते हैं और उसमें कहते हैं कि पहचानिए कि कौन सा अघोष में आ रहा है, कौन सी सीरीज सघोष में आ रही है। और जैसे पहला अक्षर ये दे दिया, ठीक है, फिर ये दे दिया, फिर ये दे दिया, फिर ये दे दिया, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि अघोष में कौन से वर्ण आएंगे और सघोष में कौन से वर्ण आएंगे। अघोष को बोलने के लिए कम घर्षण होता है और सघोष को बोलने के लिए ज्यादा घर्षण होता है, ठीक। तो क हमने बहुत इजी वे में बोल दिया क ख, लेकिन जब गा को बोलेंगे तो ग घ फिर थोड़ा ज्यादा यूज होगा ना, एनर्जी भी ज्यादा यूज होगी, घर्षण भी ज्यादा होगा। तो क ख आपका आ जाएगा अघोष में। हमेशा किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर हमेशा अघोष होता है। देखिए क है ये अघोष है, फिर ये भी अघोष है, फिर इसके बाद वाले अक्षर ग घ अंग सघोष सघोष सघोष, मतलब पहला और दूसरा अघोष होता है, ठीक है। एक मिनट हम इसको इरेज करके यहाँ पे लिखे दे रहे हैं कि पहला दूसरा अघोष। वैसे हमने इसीलिए लिख दिया कि पहला वाला दूसरा वाला अघोष, यहाँ पे लिखते चलते। देखिए पहला और दूसरा, ठीक है, जो अक्षर होता है पहला दूसरा जो आपका होता है, तो ये कौन सा होता है, अघोष होता है, ठीक, अघोष। फिर तीसरा चौथा पांचवा ये क्या होता है, ये सघोष होता है।
इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो क ख आपका घोष, ग घ अंगा आपका सघोष। ऐसे ही ये सीरियल्स ये चेन सब में चलेगी। उसके बाद अल्प प्राण महाप्राण देख लीजिए क्या होता है। अल्प प्राण को बोलने में कम समय लगता है, महाप्राण को बोलने में ज्यादा समय लगता है, ठीक है। महा है तो महान है थोड़ा। तो देखिए अल्प में क्या होगा, पहला अक्षर हमेशा अल्प होता है, दूसरा महा, फिर अल्प, फिर महा, फिर अल्प, फिर महा, ऐसे चलता है। तो जब आपका पहला अल्प से स्टार्ट हुआ, सबसे पहले हमने क बोला, क को बोलने में हमने बहुत कम समय लिया, हमने कहा क, तो क क्या हो गया, अल्प हो गया, मतलब थोड़ा कम। फिर उसके बाद में महा आ जाएगा। तो ये तो आपका हो गया था अघोष अघोष का। देखिए 1 3 5 विषम संख्याएं हैं, 1 3 5, ये क्या होंगी, हमेशा अल्प रहेंगी, ठीक। और 2 और 4 हमेशा क्या रहेगा, महा रहेगा, महाप्राण, ठीक है। जिसमें क ख घ ऐसा जैसे बोलेंगे, अल्प का मतलब है जिसको बोलने में कम प्राण वायु अंदर से निकले, और महा का मतलब है जिसको बोलने में अंदर की हवा ज्यादा बाहर निकले, ठीक है। तो पहला दूसरा आपका अघोष होता है हमेशा। देखिए अगर आपको अघोष अघोष देखना है, अघोष अघोष में तीसरा चौथा पांचवा हमेशा सघोष होगा। अल्प प्राण में पहला तीसरा पांचवा हमेशा अल्प प्राण होगा, दूसरा चौथा हमेशा महाप्राण होगा। चार्ट में हमने सब कुछ लिख रखा है। देखिए ये अघोष 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 अघोष, अल्प 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 अल्प, ये सब अल्प। फिर ये भी, ये सारे अघोष हैं लेकिन महाप्राण, ये सारे अल्प हैं लेकिन सघोष हैं, ये सारे महाप्राण हैं लेकिन सघोष हैं, फिर ये सारे सघोष हैं। याद कर लीजिए चार्ट में कितना आराम है। फिर उसके बाद देखिए य र अलावा, अगर देखा जाए य र अलावा क्या है, तो य र अलावा सारे हैं सघोष। य र अगर पूछ लीजिए क्या है, सघोष। देखिए सा वाली लाइन सघोष नहीं है, कैसे समझेंगे, श श श सा सा सा, तो मतलब ये जो आपके सा 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 है, ये क्या है, ये सघोष नहीं है, ये क्या है, सघोष नहीं। श श श सघोष नहीं, य र अलावा आपके सघोष है, और स स स सघोष नहीं है, ठीक। तो ये जब सघोष नहीं तो क्या हो जाएंगे, तो अघोष हो जाएंगे। तो हा, ठीक है, अघोष है, और श श श ये भी अघोष है, जबकि य र अलावा सघोष है, ठीक है। य र अलावा किसमें आते हैं, अल्प प्राण में आते हैं, ऊपर लिखा है। और महाप्राण में आपके श श श ह, ये आपके महाप्राण में आते हैं। तो आई थिंक आपको ये चार्ट तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नासिक के व्यंजन हमेशा हमने बताया 5 नासिक व्यंजन होते हैं, ठीक है। अंगा, इया, रा, ना। तो अगर देखिए अगर य र अलावा की बात करते हैं, तो य से देखो कंठ यहाँ पे था, तो कंठ में उसका य का उच्चारण कंठ नहीं होगा, ठीक है। ये हो जाएगा तालु। अगर य का उच्चारण पूछ जाए तो तालु। मूर्धा आपका रा हो जाएगा, और तंत्र आपका ला हो जाएगा, और ओष्ठ आपका व हो जाएगा, ठीक है। इसका उच्चारण स्थान हो गया। अगर हा का पूछे तो हा कंठ हो जाएगा। च तालु, तालु जो होगा आपका शा हो जाएगा, शा का उच्चारण स्थान। मूर्धा, मूर्धा आपका सा हो जाएगा, और दंत में आपका ये वाला सा आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस चार्ट से आपने बहुत अच्छे से समझ लिया कि इनका उच्चारण स्थान क्या है, इनका उच्चारण स्थान क्या है, कौन इसमें अल्प है, कौन इसमें महा है, कौन इसमें अघोष है, कौन इसमें सघोष है। पूरा चार्ट अगर आप एक बार बनाना सीख लेते हैं तो बस कुछ भी हो एग्जाम में, अगर 5 से 7 मतलब अगर देखिए एसआई के पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के, तो अगर 5 से 6 क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं तो आप फटाफट आप चार्ट को बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए 1 से 2 बार में, और फटाफट देख लीजिए, फटाफट लॉन्ग कॉलम खींच के, जो आपको माइंड में सेटअप है वो तो माइंड में सेट रहेगा, लेकिन जो नहीं है उसको तुरंत लिख के देख लीजिए, तुरंत वहाँ पे नोट कर दीजिए। अघोष अघोष आपका एक भी क्वेश्चन, एक भी पॉइंट यहाँ से गलत नहीं होगा, ठीक। अब थोड़ा सा बस डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछा था वो देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अंतस्थ व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, य व र ला, ठीक है। ऊष्म संघर्षी केवल 4 होते हैं, श श श हा। उक्षिप्त 2 होते हैं, ढ और ढ़। नासिक के व्यंजन कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक। अयोगवा स्वर कितने होते हैं, 2 होते हैं। उसके बाद में आर्ध स्वर हमेशा 2 होते हैं, य और व। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 3 वैसे होते हैं, लेकिन कभी कभी 4 होता है, मतलब श्रा को जोड़ लेते हैं, छ त्र ज्ञा, और श्रा को भी ऐड कर लेते हैं, लेकिन वैसे 3 ही होते हैं। ये क्वेश्चन स्पर्शी कितने होते हैं, स्पर्शी वर्ण कितने होते हैं, 25 होते हैं। बस ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था, चार्ट में हमने आपको पूरा समझा रखा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको सबको शेयर करिए, लाइक करिए, और सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि हमने बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा बता दिया है। इतना आप कहीं अगर अलग चैनल पर पढ़ के देख लीजिए तो आई एम श्योर आपको 2 घंटे में से पूरा 2 से 3 घंटे में इतना ही बताया जाएगा, जो कि हमने केवल आपको आधे घंटे में सब बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।